जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत किया जाए। आप सभी बजाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ। एलिम्को के सीएमडी श्रीमान सरीन जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारीगण, सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे पार्टी के और मेरे कार्यालय के संबंधित कार्यकर्ता, आज हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे सिर्फ जिनकी मिनिमम ज़रूरत है इस कार्यक्रम के लिए उन्हीं को यहाँ बुलाया जाए। इसलिए ये कार्यक्रम में भीड़ भाड़ आपको कम दिख रही होगी। और उपस्थित सभी मेरे सामने जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारे बहन, सभी लोग जो यहाँ पर हैं, जिनको कि आज ये मोटराइज्ड ट्राइसिकल व्हीकल उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ मीडिया के मित्र भी आए हैं। आपका सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह समाज कल्याण मंत्रालय को उसके जो मंत्री हैं वो हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं, श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, उनको, उनके सभी अधिकारियों को और एलिम्को के सरीन साहब के सभी साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज लगभग ये मेरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, उस सरकार का ये 7वां साल है। और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद लगभग 27 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। समाज कल्याण मंत्रालय ज़रूरतमंदों के हितों की रक्षा के लिए तो हमेशा काम करता है, लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत गर्व के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले 7 सालों में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनको हम सब लोग गरीबों के, दिव्यांगों के मसीहा के रूप में पुकारते हैं, उनके इस कार्यकाल में जितने बड़े पैमाने पर समाज कल्याण विभाग ने भारत के अंदर काम किया है, जितनी बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोगों को मदद की है, और इस तरह के सहायता उपकरण जिनके माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतरी प्रदान की जा सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। मैं उन सहायता उपकरणों का वर्णन यहाँ करने के लिए नहीं आया। आप सब एक मोटराइज्ड ट्राइसिकल के ऊपर बैठे हैं और इस बात की, इस साइकिल पर बैठकर आपको स्वयं अनुभूति हो रही होगी कि आज के बाद आपके जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। इतने संवेदनशील मंत्री, इतनी गहराई से सोचने वाले मंत्री कि सड़क पर चलते समय आपको कोई पीछे से टक्कर ना मार दे,
और ऐसे में कोई चाहे छोटी मोटी दुर्घटना होने पर भी आपके सिर पर चोट लग सकती है, और आपके सिर पर चोट लगने के कारण आपके प्राणों को खतरा हो सकता है। इस बात का भी कोई चिंता और सोच एक अत्यंत संवेदनशील मन ही कर सकता है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप सब यहाँ पर आए हैं और सबके इस ट्राइसिकल के ऊपर एक एक हेलमेट टंगा है। मेरा यहाँ एक तरफ मैं थावरचंद गहलोत जी को धन्यवाद करता हूँ उनकी इस पहल के लिए, लेकिन आपसे भी हाथ जोड़कर एक विनती ज़रूर करता हूँ कि ये हेलमेट ये शो के लिए नहीं है, ये आपके घर में शोकेस में रखने के लिए भी नहीं है। और जितनी भी सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, इतने सालों में जब हमने उनका विश्लेषण किया है तो हमने देखा है कि अधिकांश लोग जो सड़क पर दुर्घटना में मृत्यु का शिकार होते हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त हेड इंजरी होती है, और उनकी उस हेड इंजरी के कारण उनके जो ब्रेन को तकलीफ़ होती है, उसमें जो चोट लगती है, उसके कारण उनके प्राण चले जाते हैं। और अपने जीवन में बहुत बड़ी संख्या में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ है, लेकिन हेलमेट के कारण और भगवान की कृपा के कारण उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। मेरे को इस तरह का व्यक्तिगत अनुभव अपने परिवार के अंदर भी अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के साथ है, जिसके प्राणों की रक्षा केवल हेलमेट और भगवान की कृपा के कारण हुई। इसलिए मैं ये बात आपसे बहुत ज़ोर से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो हेलमेट को अवश्य डाल कर निकलें। मैं वो सब आंकड़ों की यह चर्चा नहीं करना चाहता, कितने हमने कैंप लगाए, कितने हज़ार लोगों को अब तक सहायता उपकरण दिए, कितने रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन कैंपों के बनाए, और ऐसे ऐसे कैंपों में इतनी बड़ी बड़ी संख्या रही है कि वो खाली भारत के लिए नहीं, शायद वो संसार के अंदर आज कई तो रिकॉर्ड बन गए हैं सारे देश के अंदर, खाली मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं, लेकिन हमने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये संकल्प लिया था कि हम एक एक घर के अंदर ढूंढेंगे, कोई भी हमारा दिव्यांग भाई होगा, उसको किसी भी प्रकार के सहायता उपकरण की सहायता होगी, ज़रूरत होगी, तो उसको हम ढूंढ कर समाज कल्याण विभाग की सहायता से, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपके इस आज मोटराइज्ड व्हीकल्स को उपलब्ध कराने के लिए, तो वहाँ पर जितनी भी मात्रा में पैसे की आवश्यकता हमें हमारे डेवलपमेंट फंड के माध्यम से देने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम सब देंगे। अभी मेरे मन पर एक बोझ था, क्योंकि पिछले समय जब हम लोगों ने सर्वे किया तो उसमें करीब इस तरह के 250-300 लोग, उनको हम लोगों ने ढूंढा था, और फिर जनवरी के महीने में एक कैंप हम लोगों ने लगाया था, और उस कैंप के अंदर कुछ लोगों को इस प्रकार से मोटराइज्ड ट्राइसिकल दिया गया था। और उस समय जब वो कैंप लगा था तो आपके जैसे बहुत सारे लोग, उनकी औपचारिकता पूरी ना होने के कारण उनको ये मोटराइज्ड व्हीकल नहीं मिला था। जनवरी के महीने में 7 जनवरी को चाइना के अंदर कोरोना का पहला केस आया था।
यद्यपि हमने जनवरी में ही 8 तारीख को कोरोना के खिलाफ भारत को अगर ज़रूरत पड़े तो कैसी लड़ाई लड़नी है इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और उस लंबी लड़ाई में 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया और तब से ये लड़ाई लगातार चल रही है। आपने जाना है कि लाखों केस भारत में आ चुके हैं, लेकिन भारत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम थोड़े ही महीना पहले देश में 2000, 3000, 6000 इतने टेस्ट करते थे, आज हम 8 लाख से ज़्यादा रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। भारत में केवल एक लेबॉर्ट्री थी जांच की, आज 1470 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री हैं। और 135 करोड़ के देश में जहां इतनी प्रकार की विविधता है और वहां पर हमारे जो केसों की संख्या है वो दुनिया के किसी भी पैरामीटर पर, दुनिया के किसी भी आंकड़े के हिसाब से जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, प्रति 10 लाख केसेस में हमारे यहाँ कितने केस हुए, कितनी मृत्यु दर हुई, कितने टेस्ट हुए, इन सब बातों में हम दुनिया से बेहतर हैं। और मैंने जैसा कहा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चल गई और मेरे मन पर बोझ था कि मेरे वो भाई आपके जैसे, जिनको हमने जनवरी में ये वादा किया था कि आपकी औपचारिकता पूरी होते ही आपके लिए दोबारा हम थोड़े दिन में कैंप लगाएंगे, बहुत दिन से कोरोना के कारण हम इस कैंप को लगाने के समय को टाल रहे थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि किसी भी प्रकार का आप सब लोगों के लिए हम कोई खतरा मोल लें कि हम आपको बुलाएं, यहाँ पर कहीं पर भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी करें। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने ये हमें आश्वासन दिया कि थोड़े थोड़े करके इस कोरोना काल में भी हम थोड़े थोड़े लोगों को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, जैसे मैंने देखा कि अभी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मुंह के बीच में लगभग 1-1.5 गज 2 गज का फासला है। आप सब लोग बड़ी समझदारी के साथ मास्क को पहने हुए हैं और शायद भारत में हर व्यक्ति आज अपने आप को कोरोना के खिलाफ कैसे उसको बचाना है, दूसरों को भी, अपने परिवारजनों को भी। ये देश का गरीब से गरीब आदमी, शायद औपचारिक तौर पर पूरी शिक्षा भी ना मिली हो तो भी वो सबके सब समझ गए हैं। अभी तो अगर आप फासला ना बना के चलें तो कभी कभी जो है देखने में जो कम समझ वाला लगता है वो कहता है कि आप ज़रा थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा फासला बना के रखिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी बना के रखिए। ये एक प्रकार का मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ देश के 135 करोड़ लोगों को, क्योंकि ये हमने देखा कि शहर के लोग तो लापरवाही कभी कभी करते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ की शायद फासला बनाकर रखना भी मुश्किल होता है, जो हमारे गांवों में रहते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में रहते हैं, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन लोगों ने शहर के लोगों से ज़्यादा समझदारी के साथ जो है उन्होंने अपना व्यवहार किया है। और ये देखने में भी आता है कि आज देश में 80% से ज़्यादा केस केवल देश के बड़े 10 स्टेट्स में हैं, और वहाँ पर भी जब हम आकलन करते हैं तो हम देखते हैं वो वहाँ के बड़े बड़े शहरों में हैं। आपने देखा कि बहुत सारे स्थानों पर किस तरीके से लोगों के प्रयास से बीमारी को पूरी तरह से काबू करने के अंदर भारत को सफलता मिली है। इसलिए आज के इस अवसर पर
एक तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जब तक कोरोना का प्रकोप दुनिया के ऊपर जारी है, तब तक अपने घर में जहाँ भी आप जाते हैं, दूसरे क्या करते हैं उसको देखकर गलत चीज़ की कोई शिक्षा मत लीजिए। पढ़ा लिखा आदमी भी गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, कोरोना के समय जो अपेक्षित व्यवहार है उसको नहीं कर रहा है, उससे देखकर कोई प्रेरणा मत लीजिए। प्रेरणा लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने 3-4 बातें कही हैं, बार बार उसको इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि वो आपकी प्राण रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हर समय मास्क को जैसे आपने अभी लगा के रखा है, जैसे आपने देखा कि मैंने भी अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढका हुआ है। बात करने के लिए भी और भाषण करने के लिए भी मैं इसको अपने नाक और मुंह से हटाना नहीं चाहता हूँ। दूसरा, आपने देखा कि ज़्यादातर स्टेज के ऊपर लंबी लंबी कुर्सियाँ डली होती हैं, 10-10, 20-20 लोग स्टेज को सुशोभित कर रहे होते हैं। एक के बाद एक गुलदस्ते लेके लोग स्वागत की श्रृंखला के अंदर कंपटीशन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर सिर्फ 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। इसलिए रखी हैं कि कोरोना के काल में ये ज़रूरी है कि हम आपस के अंदर फैसला जो आपने दूरी है इसको बना कर रखें। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग सैनिटाइज़र 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 बोलते रहते हैं। इसको तो लेने में, उपलब्ध कराने में पैसा खर्च होता है, शायद हर एक व्यक्ति ले नहीं सकता। गरीब आदमी के लिए मैं खुद भी सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अगर मैंने आज इसको छुआ है तो मैं अभी घर जाते ही सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोऊंगा। बस इतनी ही सावधानी मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं इतना ही ध्यान करना मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर, अपने नाक के ऊपर, अपने आँख के ऊपर ना लेकर जाऊं, क्योंकि ये वायरस ऐसा है, खतरनाक इसलिए है कि ज़रा सी बात पे मेरे से आप में चला जाता है, लेकिन एक प्रकार से शानदार इसलिए है कि छोटी छोटी 3-4 बातों का पालन करने से ये आपको जो है किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्राण की अच्छी तरीके से रक्षा कर सकता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को कोरोना के खिलाफ मुझे क्या करना, अपने घर के लोगों को बचाने के लिए, इस भाव के साथ यहाँ से लेके जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे गरीबों के कल्याण के लिए, दिव्यांगों के कल्याण के लिए सोचते हैं। ये दिव्यांग शब्द 2014 के बाद भारत के लोगों ने सुना, जब प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा। आज से पहले किसी ने सुगम्य भारत की कल्पना नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विभागों में सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि जो भी दिव्यांग भाई है उसको अगर रेल में चढ़ना है, उसको प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसको ऑफिस में जाना है, उसको दुकान पे जाना है, कहीं जाना है, उसके हिसाब से भी सारी जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बहुत बड़ा मूलभूत चारों तरफ सोच में परिवर्तन आया, सारे वर्किंग में परिवर्तन आया। अभी आपने देखा सरीन साहब ने कहा कि पहली बार, क्योंकि मैं स्वयं नाक कान और गले का डॉक्टर हूँ और ज़िंदगी भर मैंने ऐसे मरीज़ों को देखा है जो बच्चे गूंगे बहरे पैदा होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्योंकि वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना सुन पाने के कारण उनकी जो बोलने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं होती है। और ऐसे मरीज़ों को सुनने की मशीन भी लगाते हैं तो शायद इतना लाभ नहीं होता। लेकिन पिछले सालों में एक ऐसा ऑपरेशन निकला है जिसमें ऑपरेशन करके कान के अंदर एक छोटी ऐसी मशीन लगाई जाती है जिसकी मदद से वो सुनना शुरू करता है तो फिर बोलना भी सीखता है। लेकिन इसका जब ऑपरेशन अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में होता था, उसमें 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक खर्चा होता था। भारत में किसी ने सोचा नहीं कि जो गरीब आदमी का बच्चा भी अगर सुनने की कमी के साथ पैदा होगा तो वो उस ऑपरेशन को कैसे कराएगा।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय किया और आज जैसा अभी बताया गया कि जो वो कॉकलियर इम्प्लांट है उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है आज भारत सरकार का स्वास्थ्य ये जो हमारा समाज कल्याण मंत्रालय देता है। और उन्होंने ठीक कहा सरीन साहब ने कि आपके आसपास भी कहीं कोई इस तरह के बच्चे ऐसे परिवार हैं तो उसकी जानकारियां हम लोगों को दीजिए, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय में दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं उनको दीजिए, ये जो एलिम्को और दूसरे हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग हैं उनके दफ्तरों में दीजिए। अगर जानकारी हम लोगों तक पहुंच जाएगी तो ऐसे बच्चों के लिए भी कॉकलियर इम्प्लांट की पूरी व्यवस्था करना, इसको हम अपना धर्म भी समझते हैं, कर्तव्य भी समझते हैं, जिम्मेदारी भी समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों की लगातार सहायता की गई है। पिछले 7 साल में लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 50 से ज़्यादा मैंने ऐसे कैंप लगाए केवल, जिनमें लोगों के देखने की जो क्षमता है और जो सुनने की क्षमता है बुजुर्गों की, उसको जांच करके उनको निःशुल्क चश्मे और सुनने की मशीनें बंटवाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे कैंप लगाए जिसमें इस तरह के सहायता उपकरण जो है तरह तरह के हमने जो है अपने दिव्यांग भाइयों को या किसी भी प्रकार की जो कमी है उसको दूर करने के लिए लगाए। तो मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता के व्यक्ति हैं। गरीबों के प्रति उनका जो स्नेह है उसको हम लगातार पिछले 7 साल से देख रहे हैं। वो हर योजना को बनाने से पहले गरीब कल्याण के बारे में सोचते हैं। इतना बड़ा कोरोना का काल आया, लाखों करोड़ों के संख्या में गरीब लोग अपने अपने शहरों में फंस गए थे। उनका काम धंधा रोज का रोजगार चौपट हो गया था। उनके लिए पेट भरने की सुविधा जो है समाप्त हो गई थी। लेकिन लगातार 6 महीने तक 135 करोड़ का देश है, लेकिन 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ गरीबों को लगातार 6 महीने तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, उनको जो है हर प्रकार का राशन उपलब्ध कराना और उनके बैंक के खातों में सीधे सीधे पैसे सरकार की तरफ से भेजना, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी इस देश के अंदर सब गरीब लोग किसी भी प्रकार से तकलीफ़ में ना आए, जिनके काम धंधे कमज़ोर हो गए उनको तकलीफ़ ना हो, उसके लिए 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर भारत की योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश के अंदर जो है लागू किया है। हम जानते हैं कि जब कोरोना आया तो 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और 1,70,000 करोड़ रुपया उसकी जो है उन्होंने गरीब कल्याण की योजना को घोषित किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए तुरंत सब प्रकार की दवाई हो, सब प्रकार की टेस्टिंग की किट हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हो, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की तुरंत व्यवस्था की। ये सब चीज़ों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी इस बात का संज्ञान रहे कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक गरीबों का मसीहा और एक संवेदनशील मन वाला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके पास अभूतपूर्व प्रतिभा और क्षमता है, जो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। वो भारत के एक एक व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है, जो भारत को एक नया भारत बनाना चाहता है 2022 तक, जो चाहता है कि भारत में हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटनी चाहिए, हर गरीब का दुख समाप्त होना चाहिए, हर गरीब के बच्चे को पर्याप्त स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, हर मेरी माँ और बहन की
पर्याप्त सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। हर मेरे बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए और भारत में केवल एक ही वाद पनपना चाहिए। वो कौन सा वाद है? वो है मानवतावाद और वो है राष्ट्रवाद। इसलिए ऐसे अनूठे, अनोखे, अद्भुत प्रतिभा वाले नरेंद्र मोदी जी को और समाज कल्याण विभाग के अपने मंत्री थावरचंद गहलोत जी को विशेष रूप से आज के इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। एलिम्को का फिर से धन्यवाद करता हूं। थोड़े दिन के बाद जो और हमारे भाई जो बचे हैं, जिनको कि हमें ये मोटराइज्ड व्हीकल देना और जो हम कोरोना के कारण नहीं कर पाए, उसको हम फिर एक छोटा सा इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे। थोड़ी थोड़ी संख्या के अंदर इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सब भाइयों तक जिनको भी जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हम कोरोना के बावजूद भी उपलब्ध कराएंगे। आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान से आपके बेहतर जीवन के लिए, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और विशेष रूप से कोरोना की महामारी से रक्षा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।